हेलो साथी, नमस्कार। आपके अपने चैनल दोस्ती मिठानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना की वजह से फिर एक बार डिले हो गया क्योंकि लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे थे। आज मेरे सामने डॉक्टर संजीव है जिनका इंटरव्यू करने के मैं काफ़ी दिन से प्रयास में लगा हुआ था, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है जब इंटरव्यू देने वाला एग्री होगा तभी इंटरव्यू किया जाएगा ताकि कंटेंट ठीक से आए। सहयोग से यह 100वां इंटरव्यू भी है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा कंटेंट बन पाएगा, तो आज शाम तक आप लोगों की सेवा प्रस्तुत कर दूँगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर संजीव जी, नमस्कार। नमस्कार। और कैसी लाइफ बीत रही है? बढ़िया बीत रही है। मेरा कुछ सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो तब भी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वैसे मैं आपसे पहले भी कुछ कह सकता था, मुझे उम्मीद है आपसे कि फटाफट जवाब मिलेंगे। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले संजीव ये बताइए कि इतना जोश, इतना जिंदा दिली, इतना जीव, इतना उत्साह कहाँ से लाते हैं? हिसाब सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों से लाते हैं जो कि मेरी प्रेरणा कारण बनते हैं। मैं एक फैकल्टी हूँ और फैकल्टी होने के नाते मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ। एक टीचर को हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अच्छा सोसाइटी को दे सके। तो मैं हमेशा कोरोना काल में भी साहब बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि कोरोना आपदा तो जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस आपदा को भी मैंने बहुत सुनहरा मौका बनाया। मैंने अपना जूम चैनल चलाया, इसमें यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर लिए और पहले HPTI की व्यवस्थाओं के कारण मैं जो बाहर दूसरी जगह NIT कुछ बुलाया जाता था तो मैं नहीं जा पाता था, जाने आने में समय काफ़ी लगता था। तो ऑनलाइन मोड में साहब आराम से हम लोग लेक्चर ले सकते हैं। तो मैंने तो इसको एक चैलेंज की तरह लिया और बहुत कुछ सीखा और बहुत कितना उत्साह कहाँ से आते हैं? कोई चीजें एक मिनट पहले प्लीज बताइए। मेरे कहने का मतलब कि वातावरण में नेगेटिविटी, पर्सन में नेगेटिविटी इतनी रहती है, इतने के बीच से मैं अपने दर्शकों के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि आपके ऑफिस से कुछ निकल के आए तो उनको उसमें से कंटेंट मिल पाएगा, फायदा होगा। तो इतनी नेगेटिविटी है, कोरोना की नेगेटिविटी, पर्सन की नेगेटिव, लोग झूठ बोलते हैं, सारी चीज, इसके बीच में आप हर समय इतना पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं हमारे दर्शकों? प्लीज ये बताइए। देखिए, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि अंधेरा है तो अंधेरा जो है सर्वत्र व्याप्त हो जाए और अगर जरूर एक छोटा सा जो दिया होता है वो साफ उस अंधेरे को नामो निशान मिटा देता है। मैं उसी से ही प्रेरणा लेता हूँ कि जरा सी भी अगर रोशनी की किरण है और उसको आपने वृहत रूप देने की जरा सी लगन है तो निश्चित रूप से वो जरा सा दिया सूरज का रूप ले लेता है। और मैं अपने स्टूडेंट से प्रेरणा लेता हूँ और उनको पढ़ाने से, उनसे उनके साथ बिताने में हमेशा, क्योंकि साथ टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप हमेशा यंग माइंड के साथ काम करते हैं। जब आप यंग माइंड के साथ काम करते हैं तो शरीर जैसे भी जिस रूप में भी जा रहा हो लेकिन आपका दिमाग हमेशा यंग रहता है। उन्हीं से साथ प्रेरणा लेता हूँ और एक नियम माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, गुरुजन के दिए हुए संस्कार है कि बेटा जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो। आई जस्ट ट्राई टू लव माई वर्क एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ नो नीड टू डू वर्क, यू जस्ट कीप ऑन लविंग योर वर्क। तो मैं साहब वही करता हूँ, जो भी काम मुझे मिलता है या जो मैं उठाता हूँ उसको पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। उसी से सबकी काम होती है कि विपत्ति आए, आपदा आए, कुछ भी आए, काम शो मस्त हुआ, यही साहब। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि चूंकि आपको टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर परेशानी हो तो भी उसको आप जाहिर नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका भी कोई दिमाग में तो रहता होगा। ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो माँ बाप की एक बार माने ना माने लेकिन अपने शिक्षक की जरूर मानता है। बिकॉज शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो उसका रोल मॉडल होता है। तो हम लोग अपने स्टूडेंट के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं और आदर्श आप तभी उपस्थित कर पाएंगे जब आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भले ही व्यक्तिगत रूप से कभी परेशान भी हो, क्लास होने की नहीं भी मन हो, लेकिन आपको ऑन टाइम रहना है। क्योंकि अगर आपने 1 मिनट लेट करा तो वो स्टूडेंट के जीवन में उसकी भी आप उसको समझ ही नहीं आएगा समय का मान। तो जिसकी वजह से आपको एक प्रेरणा स्रोत उनके लिए बने ही रहना पड़ता है। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस टू बिकम द रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई आई हैव टू बी लाइक। और मैं कुछ खास नहीं करता हूँ, मेरा मानना है हर टीचर ही ऐसा होता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो साधारण प्राणी नहीं होता, वो असाधारण होता है। हम लोग अपना 24 घंटे, यू वोंट बिलीव कि मैं आज भी रात में बैठ करके 8 तारीख को हमारा फाइनल इलेक्ट्रिकल का भी प्रोजेक्ट आएगा और रात में हमने ऑनलाइन उनके साथ 1-2 घंटे गुजारे। तो वो कोई नई बात नहीं है और फिर दोहराते रहो, जैसे वो आदत बन जाती, चाहे इबादत हो चाहे मोहब्बत। साहब हम तो इतने साल से ये काम कर रहे हैं,
तो हमें कष्ट भी नहीं होता है। मैं वर्क अल्कोहलिक टाइप का होती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जरा प्लीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे आपने टीचर के प्रोफेशन को एक नोबल क्लास के रूप में लिया, लेकिन केवल कल्पना करिए कि अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में होते तो क्या करते? साहब मैं जो एचबीटीआई में आया 12 फरवरी 2007 में आया, उससे पहले मैं इंडस्ट्री में था, वर्क फॉर आईसीसीएल सर्विस, और इंडस्ट्री में भी बहुत आनंद आता। जब मैं यहाँ आया बिकॉज आई एम द अलोन चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मतलब दूसरा था अकेला बच्चा हूँ, तो ये सब हुआ एचबीटीआई ज्वाइन कर लूँ। मुझे पता भी नहीं था कि ये टीचिंग प्रोफेशन कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं था बच्चों को। लेकिन जब मैंने पहली बार क्लास ली और क्लास पढ़ा के जब मैं निकला, तो जो आनंद आया साहब, वो आनंद आज तक मिलेगा। और यही मैंने नहीं चुना प्रोफेशन, ये मैंने साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं घर की वजह से मैंने माता जी को अपनी बहुत प्रेम है मेरा, उनके कहने पे लिया, और जब लिया तो वाकई में आनंद आया। और आज की डेट में मैं ऐसा समझता हूँ ऐसा प्रोफेशन दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपके अंदर हमेशा एक गर्व की अनुभूति होती है कि आप सोसाइटी में होती है। बाकी सारे प्रोफेशन हो सकता है मैं किसी कंपनी का CEO बन जाता अगर मैं इंडस्ट्री में रहता। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बिकम द CEO ऑफ ऑल बेबी शॉर्ट इंडस्ट्री, और वो कैसे पूरा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट के मार्फत से। मैं उनके साथ साथ जी भर करके मैं सेकेंड ईयर से पढ़ाना शुरू करता हूँ और 7 सेमेस्टर तक पढ़ाता हूँ, सेकेंड थर्ड और फाइनल ईयर। और अपने बच्चों से कहता हूँ तुम्हें मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि तुम जाकर के CEO बनो, ताकि तुम्हारे मार्फत मैं CEO। तो मेरे गोल छोटे नहीं हैं, मेरे गोल बहुत बड़े, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को कराता हूँ। अच्छा, तो इसी से ये भी निकल कर आता है कि टीचिंग आपका पैशन है, टीचिंग आपके लिए सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये जैसे इस सोसाइटी में आपका अवतरण हुआ, और तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का काम है। इसमें मतलब मेरे हिसाब से बड़ा डिफेमेशन ये सब चीज़ें होती, तो आपने जब इसमें उतरे हैं तो आपने क्या सोच के उतरे? इसमें जैसे सोसाइटी, रुद्रा सोसाइटी की बात कर रहे हैं क्या? ये मेरे क्वेश्चनों का होगा, लेकिन समझिए ये जो रुद्रा नहीं सर, ये मैं आपको बताऊं, मैं इसमें भी एक एक्सीडेंटल केस के रूप में मैं उठा। हम लोग साहब 2018 में रुद्रा ग्रीन सोसाइटी में रहने आए, 24 जून 2018 को। और यहाँ पर आने पे मुझे जो है वो टावर प्रतिनिधि हमारे सोसाइटी वालों ने कहा कि साहब ये टावर प्रतिनिधि होता है, हमारा एक बोर्ड होता है, उसमें टावर प्रतिनिधि के रूप में आप आए। मैं साहब चला गया उसमें। तो जब वहाँ पर गया, और चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अगर आप साथ झाड़ू लगाने का भी काम देंगे तो मैं अपनी स्टाइल में करूँगा, बेस्ट पॉसिबल वे में। और मैं अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज। उसी के लिहाज से साहब ये हमने सोसाइटी में साहब PR बने, तो ये माई गेट ऐप आया। तो माई गेट ऐप मैंने यहाँ पर उसकी ERP वगैरह मैंने इम्प्लीमेंट करी। मैं क्यों कर रहा हूँ, माई गेट सामने मैंने लिखा हुआ था। माई गेट को मैं स्पेशली कुछ 2-4 मिनट आपके चाहता हूँ। ये माई गेट साहब, ये माई गेट जो है एक कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इस कम्युनिटी मैनेजमेंट में आप इसका सारा मेंटेनेंस का पैसा आप इस पे रेज कर सकते हैं अपने सोसाइटी को, और उनके बिल इस पे आ सकते हैं। इसमें ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल रिचार्ज की पूरी व्यवस्था है। गेट के ऊपर जैसे कभी कोई कुरियर वाला आया तो रेजिडेंट को सूचना, उनका कोई गेस्ट आया तो वो सूचना मिल जाती है। आप सारे इंफॉर्मेशन इसमें शेयर कर सकते हो, इवन आप अकाउंट से भी रिलेटेड जो भी आपके, और मेरे ख्याल से आगे कुछ अपडेशन करना चाहे वो भी इसका भी प्रोविजन है इसमें। अपडेशन से तात्पर्य कि जैसे और कोई फैसिलिटीज इसमें जोड़ना हो तो हाँ मीन्स ना ऑनलाइन रिचार्ज, वो सारी फैसिलिटी इसमें है एक सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। मतलब सिंगल क्लिक पे मेरे मोबाइल पे ये ऐप रहता है, और वो सारी सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू कैन अपलोड। तो श्रीमान जी, जैसे मान लीजिए माई गेट आपने इंट्रोड्यूस किया, तब तो मान लीजिए मतलब आप दावा रिप्रेजेंटेटिव थे, तो जैसे 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, तो उसमें ओपिनियन फॉर्म होने में मुश्किल होती, तो आपको ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई माई गेट? नहीं साहब, उस समय मैं टावर रिप्रेजेंटेटिव था, और हमारे उस समय के सचिव साहब श्री अनिल दीक्षित जी थे, और प्रेसिडेंट साहब श्री अमित सिन्हा जी थे। इन लोगों ने, सब लोगों ने उसको अप्रूव करा, और ये हुआ कि डॉक्टर संजीव को इस बात का, चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी साइड से था, तो ये हुआ कि साहब इनको ये जिम्मा दिया जाए और ये इसकी ERP डेवलप करें। मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो मुझे इस काबिल समझा, और हमारे सोसाइटी वालों ने सब ने इसको पसंद करा साहब। तो फिर वो नेक्स्ट ईयर बस ऐसे ही बेख्याली में, मतलब ये हुआ कि सचिव का साथ पर्चा भर दिया,
और यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे वो श्री आर.पी. श्रीवास्तव जी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए थे, मैं उनका सन इन लॉ हूं। तो ऐसा जीत वीत का कुछ था नहीं, बस ये था चूंकि मैं ये मानता हूँ हमारी सोसाइटी में साहब 340 फ्लैट, और जो 340 फ्लैट हैं तो मेरा जो हिस्सा है साहब वो 1/340। मैं अपने 1/340 हिस्से को सुरक्षित और अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हुए देखना चाहता था, और वही मैं करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरा ये 1/340 सुरक्षित हो गया और सही तरीके से यूटिलाइज होता है, मैं फिर बार बार कहूँगा यूटिलाइज होना और खर्चा होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। खर्च तो कई बार हो जाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता। अगर यूटिलाइज हो गया तो आने वाले 20-25 सालों में जो है हमें जब तक यहाँ पर रहना है साहब, जब तक मेरी बैंक की किस्त नहीं छूटती है तब तक मेरा रुद्रा सुरक्षित रहेगा। वो एक ड्रीम के साथ साथ काम कर रहा हूँ, और उम्मीद है हमारे सभी रुद्रावासी इस कार्य में हमारे साथ रहेंगे, सपोर्ट देंगे। और ये तो इसको देखिए सांकेतिक रूप से इन्होंने कितनी बढ़िया बात की, 1 डिवाइडेड बाय 340। अगर हम अपने शेयर को ही सुरक्षित रखेंगे तो 340 का गुना। तो ये बताइए कि जैसे पब्लिक लाइफ में श्रीमान जी मतलब बहुत बार क्रिटिसिज्म भी होता है, तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं या हमारे दर्शकों को कैसे लेना चाहिए, प्लीज ये सर। सबसे बड़ी बात तो है हमको 2 बातें समझनी है। एक चीज़ तो ये, जैसे मैं इस सोसाइटी का सचिव, तो ये बात सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं एसोसिएट डीन एकेडमिक भी रह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, तो जो भी ये इस तरह की मेरे पास अतिरिक्त पदभार आते हैं मैं इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देता हूँ। तो जब आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मानेंगे तब कभी भी आप इसके मुंह में नहीं फंसेंगे, और जब मुंह नहीं होगा तो आप बिल्कुल वो काम करेंगे जो बेस्ट हो। तो क्रिटिसिज्म अगर आया तो वो तो अच्छी के लिए आया ना साहब, आप उसको नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आप ये सोचिए अगर किसी ने कुछ कहा है, पहली बात तो ये कि ऐसा भी हो सकता है, और ये जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं संभव है कि आप जो कहें या जो करें वो सबको मंजूर है। इट इज सिंपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर आपसे दूसरा सहमत नहीं है तो यहाँ सही और गलत का नहीं है पता। हो सकता है वो जिस एंगल से, जिस परिपेक्ष में वो बात कह रहा है वो सही हो उसके परिपेक्ष में। मेरा मानना है कि जब भी 2 लोगों में कोई मतभेद हो तो उसको मन भेद से न जुड़ाए। श्रीमान जी, ये तो जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं आपकी इस बात से कोई बात कही रखता हूँ, तो जब ये मेरा अधिकार है तो तीसरे आदमी का भी तो ये अधिकार होगा कि वो किसी बात अगर आप उसकी बात से नहीं रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है साहब। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जैसे हमारी 11 की कारखानी है, अभी तो हमारे स्टाफ ने डिजाइन कर दिया, तो अभी हम लोग 10 लोग गए, तो जो भी छोटे से छोटा है, बड़ा से बड़ा काम होता है, मैं साहब 11 के ग्रुप में डाल देता हूँ, और उसको जो है 11 लोगों की सहमति से ही हम लोग। ऐसा इसलिए कई बार क्या होता है साहब, जब आप में अधिकार हो बृहद रूप से हो जाता है तो फिर आप स्वयंभू हो जाते हैं, और जब स्वयंभू हो जाते हैं फिर आप किसी की सुनते नहीं है, और उसमें कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसे क्या होता है, हमारे हर जगह चेक पॉइंट लगे रहते हैं। जब चेक पॉइंट लगे रहते हैं तो वो आपको एक सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति विशेष चीजें, क्योंकि जब जब व्यक्ति विशेष चीजें होंगी तब तब वो गलती के चांस ज्यादा होंगे। अगर आपके सिस्टम बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपी कहते हैं, हमने जैसे सोसाइटी में आए तो पहली कारखानी की पहली बैठक में ही हम लोगों ने एसओपी बना कि अकाउंट से संबंधित 10,000 है, उससे कम की जो चीजें हैं वो ग्रुप में आ जाएंगी 11, तब जाके काम कराया जाएगा। उससे ऊपर की है तो 340 के ग्रुप में हम फ्लोट कर देते हैं कि ये काम इतने में हो रहा है, अगर आपको समझ में आए तो बताइए, दूसरा हो तो बताइए। तो जब इस तरह की पारदर्शिता रहेगी तो गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी, और क्रिटिसिज्म को कभी भी ये नहीं लेना चाहिए कि दूसरा आदमी क्रिटिसाइज करता है। वो ईश्वर के भेजे हुए देवदूत होते हैं जो आपको गलती सुधारने के लिए बनाए। अच्छा श्रीमान जी, ये बताइए कि एक पत्रकार के रूप में मुझे कुछ ऐसे भी सवाल जो आपको करते थे, लेकिन ये बताइए प्लीज कि मतलब जैसे आपने यहाँ सोसाइटी का पदभार संभाला, आपके कार्यकाल में भी देखा करता हूँ, तो ये आपको ऐसा कोई पहले से अनुभव था कि मतलब ये यहीं पे आके मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको कहा जाएगा? नहीं साहब, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब घर का संभालना शुरू होता है, घर एक छोटी एंटिटी, उसके बाद वो एंटिटी बड़ी होती जाती है। जैसे मैं विश्वविद्यालय के कई प्रभार मुझे दिए गए, वो भी सब पहली बार दिए जाते हैं। मैं अटेंडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं एसोसिएट डीन एकेडमिक, तो ये भी पहली बार ही दिए। टीचर हमेशा लर्निंग मोड में भी रहे और इम्प्लीमेंटेशन मोड में भी रहे। मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, एनालाइज करता हूँ और उनको सीख लेता हूँ।
गिरूंगा, सीखूंगा, फिर गलतियाँ होंगी। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जो काम करता हूँ उसमें गलती नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटेंशनली एक भी गलती नहीं होगी। भूल बस 50 नहीं होगी, पता नहीं मुझे, लेकिन जानबूझ करके एक भी गलती कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जब मैं आया सोसाइटी में, साहब मैं तो अपार्टमेंट में ही पहली बार रहा हूँ, मैं विजयनगर में साहब रहता था कॉलोनी में, सोसाइटी में ही पहली बार रहा, पहली बार इस तरीके का सचिव का प्रभार मिला। और मैंने जो एक सिस्टम अपने विश्वविद्यालय में सीखा था, जाना था, वही मैंने प्रशासनिक अनुभव में यहाँ भी अप्लाई करा, जो कि आपके सामने अच्छा है या खराब है वो तो मेरे इंदिरावासी बता पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आता है श्रीमान जी कि मतलब जैसे मैं आपकी लाइफ को देखता हूँ तो जो आपका प्रोफेशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मांगता है, क्योंकि आपको लोगों को सिखाना है श्रीमान जी, और ये सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मांगती है। तो एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से चुने, या कोई दूसरा संजीव सक्सेना बनने की सोचे कि ना सोचे, इस बारे में कुछ? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि संजीव सक्सेना मत किसी को भी, ईश्वर ने जब हमको बनाया है तो हमारे दो कान भी एक जैसे हैं, जबकि उसी ईश्वर ने बनाया है हमारा दायां कान भिन्न है और बायां। दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं सब में एक विशेष गुण होता है और वो उनका अपना होता है। तो जो भी इस सोसाइटी में आए एक गुण उसमें जरूर होना चाहिए और वो है ईमानदारी। अगर ईमानदारी होगी तो वो अपने रास्ते बना ही लेगी कि कैसे ये सोसाइटी प्रगति के पथ पर अग्रसर। बाकी संजीव सक्सेना किसी को बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि संजीव सक्सेना एक साधारण प्राणी है और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आसपास रहे मेरे वो असाधारण। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, मैं कह रहा हूँ संजीव सक्सेना ओवर बिजी है, तो इस चीज़ से कभी उसको उबन होती है कि नहीं होती? मैंने एक बार आपको अभी भी कहा था कि यू जस्ट लव यू। अरे कभी मैं कितने बार लव करेंगे? नहीं, मैं आपको क्या कहता हूँ, देखिए जैसे ये ऑनलाइन, अब ऑनलाइन में साहब क्या होता है कि आपके पास 24 घंटे, जब हम विश्वविद्यालय जाते थे तो हमारे पास 10 से 5 का टाइम होता था, अब हमारे पास 24 घंटे का समय हमारे पास है। तो दूसरा कोरोना में आप देख ही रहे हैं कि कई बार ज़्यादा विश्वविद्यालय नहीं पढ़ पाता, तो ऑनलाइन मैनेज करना है। हमने आज तक आपको बताया, मेरे सारे चैनल में, मतलब जो भी यूट्यूब चैनल है, मेरे सारे लेक्चर अपने देखे, और होता क्या है कि टाइम टेबल के हिसाब से मैं क्लासेस लेता हूँ। ऑन एन एवरेज हम लोगों के ऊपर 17 से 18 घंटे का साप्ताहिक लोड होता है, जो कि टीचिंग है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन काम जो है वो चूँकि कोरोना है इसका बंद है, तो वो जो थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेशन काम रुके हुए थे, बंद थे, वो समय मैंने यहाँ पर उपयोग किया। और दूसरा मैंने टेक्नोलॉजी का साथ सीखा। हमारा जैसे मेंटेनेंस, इतनी बड़ी सोसाइटी का मेंटेनेंस करना आसान नहीं है, जो करता है उसे ये एहसास होता है। हमने साहब उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमारे जितने भी कर्मचारी थे वो व्हाट्सएप में जुड़े, बिजली का बिल जनरेट करना, सब मीटर का, या कहीं कुछ फोटो में बस फोटो खींच के हमको बस भेजनी होती है, और जब हमारा कर्मचारी काम कर लेता है तो वो फोटो खींच के भेज देता है। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात है, इसमें इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जो है सचिव को साहब 24 घंटे वहाँ पर रुद्रा के कार्यालय में बैठना है। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, चूँकि वो रिटायर्ड पर्सन है और समय भी उपलब्ध है, तो साहब हमारे ऑफिस को मैनेज कर लेते हैं। हमारे ट्रेजरर साहब एग्जैक्टली वो उन्होंने पूरा, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो तो मेरे ससुर साहब हैं, इसके मैं कहूँगा तो थोड़ी सी अतिशोक्ति लगेगी। जो मैंने ऐसा देखा है एज ए TRP यहाँ पर, प्रेसिडेंट का ये होता था अप्रूविंग अथॉरिटी, सब कुछ होकर के आया, बस साइन करा और बस प्रेसिडेंट का काम खत्म हो गया। लेकिन जो वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय हैं, वो हर चीज़ में रुचि लेते हैं और हर चीज़ को अपने लेवल पे भी विस्तारित करते हैं, देखते हैं मीटर रूम में मीटर लगे किस तरह के लगे हैं, या कोई भी पिछले अकाउंट्स देखना हो, वो बैठ करके हर चीज़ DG सेट की मॉनिटरिंग करना हो, कितने यूनिट चला नहीं चला, वो सब काम वो मैनेज करते रहते हैं। हमारे साथ और भी हमारे साथीगण हैं, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं, गोपी जी, वो भी लगे रहते हैं बेचारे। बाकी सभी भी यथासंभव जितना समय मिल पाता है सभी उपलब्ध रहते हैं और करते हैं। ये किसी एक के करने से नहीं होता है साहब, ये कार्यकारिणी पूरी जब संपूर्ण लगती है तो होता है। हर एक कोई अपने हिसाब से जितना समय दे पाता है, जो भी कर पाता है वो करने का प्रयास करता है। और सबसे ऊपर हमारे कर्मचारी, हमारे फायरमैन साहब हैं, ब्रजेश जी हैं, हमारे लिफ्टमैन हैं किशोर जी। और दूसरा जो मैंने इसमें करा, एक आदमी से मल्टीपल काम, जैसे लिफ्टमैन था वो सिर्फ लिफ्ट का देखता था, अभी वो कई सारे वैराइटीज ऑफ वर्क देखता है। हमारा फायरमैन जो था वो सिर्फ ये था कि जब कभी आग लगेगी यथासंभव वो बुझाने का
अब वो और भी कई सारे चीज़ें देखते हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन थे, उनको मतलब कई जगह इन्वॉल्व करा, तो जब मल्टीपल काम इन लोगों को दिए गए तो वो हमारा सिस्टम साफ बन गया है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है। नहीं, क्योंकि आपका मन लगता है इस वजह से आप कर पाते हैं, चलिए अच्छी चीज़ है। खैर चूँकि आपका इंटरव्यू कई पार्ट में क्या मतलब दूसरा आपका टीचिंग वाला भी है, तो मैं क्योंकि मैंने उसी से शुरू किया था तो मैं आगे उसी पे खत्म करना चाहता हूँ। तो श्रीमान जी, जैसे हमारे दर्शकों में बहुत से आपके जानने वाले भी हैं, नहीं तो आप टीचर तो हैं और उसके बाद स्टूडेंट भी देखेंगे। तो जैसे कोरोना काल चला, इंटर के एग्जाम नहीं हुए, ये सब इन सब में मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ पाऊँगा। प्लीज़ अपनी तरफ से बताइए कि जो लोग प्रमोट हुए या कोरोना काल की वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे, तो किस तरीके का अपने लाइफ में अपनाएं ताकि उनका टाइम भी यूटिलाइज हो और जो है मतलब बच्चे अच्छे निकल के आगे आ पाए। देखिए, ये आपने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न किया। अभी भी टीवी चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि साहब वो 10th के 12th के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, नॉट पोस्टपोन, कैंसिल कर दिए गए। अब इससे क्वालिटी में क्या असर पड़ेगा, डिसेंट है। तो इस पर बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो विचार मंथन करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जब मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को, मैं IIT रुड़की से मैंने अब तक PhD करा है, तो हमारे जो गुरु जी थे MK वसंता सर, प्रोफेसर MK वसंता सर, वो अपने बच्चों को बाई फेस बाई नेम जानते थे, तो वो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। हमारे प्रमोद अग्रवाल सर थे जो मेरे PhD गाइड किए, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। टाइम पंचुअलिटी या बच्चों से जो कनेक्शन बनाना, वो उनसे ही मैंने सीखा है IIT रुड़की में। तो मैं अपने बच्चे को पहचानता था बाई फेस बाई नेम, और जब वो क्लास में होता था और क्लास में होते होते गायब हो जाता था, मतलब मानसिक रूप से, मेंटल रूप से वो क्लास में फिजिकली तो रहता था, मेंटली गायब होता था, तो मैं नजर देख करके जान लेता था कि जो मैंने बोला है इसने समझाया नहीं। पूरी क्लास में साहब, ये मेरा रिकॉर्ड है कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से बैठा है और मानसिक रूप से उसका मन गया, और बच्चे हमसे कहते भी कहते कि सर आप ये जान कैसे जाते हैं कि मेरा मन क्लास से बाहर। मैंने बेटा जिस दिन प्रेम करोगे उस दिन जान जाओ, क्योंकि मैं उनमें अपने औलादों को देखता हूँ। मेरे 2 बच्चे मानस शिक्षा, उनके साथ उनका अध्यापक जैसा व्यवहार करे वो मैं अपने इंस्टीट्यूट में HBTI में यूनिवर्सिटी में करता हूँ। तो वो वाली चीज़ जो है, वो फीलिंग है, वो मिस है। ऑनलाइन में साहब बच्चे ने कैमरा बंद कर दिया, अपने आप को म्यूट कर दिया, ना वो बोल रहा है ना वो दिख रहा है। अब मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी कितनी बात उस तक पहुँची ईश्वर जानता है या वो बच्चा जानता है। तो जिनमें इंटरेस्ट है वो तो मेरी बात को ग्रैस्प करते हैं, जिनमें नहीं है साहब कैमरा बंद है, सब बंद है, टीचर साहब बोल रहे हैं, घंटे भर बोलेंगे चलेंगे। तो वो जो एक कनेक्टिविटी होती थी, कहने को तो जरूर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जो स्टूडेंट और टीचर में होती थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाधित हुई। तो ईश्वर से मेरी कामना है जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो, ताकि स्टूडेंट को हम देख करके उनसे शक्ति दे पाए और उन्हें पढ़ा पाए। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं भी खोज परख इंसान हूँ, तो जैसे मैं हर एक से व्यू लिया करता हूँ, तो जरा आप अपनी गणना के हिसाब से या अपने ज्ञान के हिसाब से इस पर प्रकाश डाल सकें कि कोरोना का ये दौर कब खत्म होगा, कब बिना मास्क के हम लोग लाइफ में उतर सकेंगे, कुछ अपना व्यक्तिगत राय करें। साहब मेरी पहली बात तो ये कि ये फील्ड मेरी नहीं है जो मैं आपको बता अरे, रहा हूँ। जो कुछ भी ये साहब टीवी में समाचार पत्रों में पढ़ करके लगता है कि साहब तीसरी लहर आ रही है, पता नहीं क्या है। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 1-2 साल में भी ये खत्म नहीं होगा, जिस हिसाब से ये म्यूटेंट होता जा रहा है। और टीवी में भी दिखाते हैं साहब, जब जब वैक्सीन लगती है तो वायरस के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या वो रूप बदल ले। जो म्यूटेशन आ रही है ये उसी कारण से आ रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी और जो अलग अलग रूप में ये पाया जाए। तो मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी मुझे अंदर से ऐसा आभास होता है कि 1-2 साल के साथ लगेगा। अच्छा, चूँकि ये मैंने जो चैनल बनाया था ये रूप सिंह कानपुर से संबंधित है, तो आप जैसे विचारक इंसान हैं, उसके हिसाब से हमारे दर्शकों को पर्यावरण से संबंधित और युवाओं को प्रेरणा दे सकें तो समझें, तो प्लीज देखिए, पर्यावरण तो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आप देखिए, पहले हम लोगों के पास पानी के स्रोत, पानी का हम लोगों ने भरपूर जल दोहन किया और आज बोतल में रख करके पानी खरीदा। ऑक्सीजन जो कि हमें पेड़ देते थे, हमने कदर नहीं करी, उसी का परिणाम है कि आज साहब ऑक्सीजन जो है हम लोग खरीदते थे।
तो पर्यावरण को आप जितना देंगे पर्यावरण से 4 गुना आपको देगा। इसको उसको सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात आपने कहा युवा क्या करें। देखिए युवा को सबसे पहले तो अपने अंदर की बात ढूंढनी चाहिए कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसको करने में क्या आनंद आता है। करने में जाहिर सी बात है कई बार गलत चीज़ें जो होती हैं, नशा या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आनंद क्षणिक आनंद देती हैं वो करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। तो ऐसा करने में जिसमें उनका भला हो और किसी भी सोसाइटी का, किसी भी आसपास में रहने वाले पड़ोसी, माता पिता, नाते रिश्तेदार उनका हित ना हो, ऐसा कौन सा काम है जो वो करें जिससे उनका भला हो और दूसरा का हित ना हो। पहले तो वो फील्ड चुने और जब वो फील्ड में जाए तो फिर उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें। क्यों एक्सेल वो सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसमें उनको आनंद आता है। जरूरी नहीं हर आदमी इंजीनियर बन जाए, जरूरी नहीं हर आदमी डॉक्टर बन जाए। आप जो भी बने, सचिन तेंदुलकर को अगर उनके माता पिता ने सोच लिया होता कि इंजीनियर डॉक्टर बने तो आज सचिन न। इसलिए जो भी युवा करना चाहे, हम पेरेंट्स का ये वो होता है कि इनको हम जो है अधिक से अधिक उनमें जो भी इनका रुचि है उस विषय में इनको प्रमोट करें और इनको आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों ये था डॉक्टर संजीव से इंटरव्यू, और मैं मन से कह रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं संजीव जी से आग्रह करूँगा कि कभी स्पेसिफाइड कंटेंट पे इनसे फिर इंटरव्यू किया जाए। खैर समय की बात होती, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का इंटरव्यू हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संजीव जी को धन्यवाद कहता हूँ। तो ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।